खामेनेई की शहादत के बाद गुस्से में ईरान है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान का सख्त मैसेज। अली लारिजानी बोले यूएस से कोई नेगोशिएशन नहीं, अमेरिका इजराइल कीमत चुकाएंगे। ये अली लारिजानी की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। खामेनेई की शहादत के बाद अब ईरान पूरी तरह से गुस्से में है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान का सख्त मैसेज सामने आया है। अली लारिजानी की तरफ से ये कहा गया है कि इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी और नेगोशिएशन के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल को इसकी कीमत अब चुकानी होगी और उसी को हम देख भी रहे हैं। कल से ही जिस तरह से ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं इजराइल पर, ईरान के एक के बाद एक कई शहरों पर अटैक किए गए हैं। तेल अवीव में भी हमने देखा किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं और अब एक बार फिर ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम अमेरिका और इजराइल को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं और यूएस से कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। सख्त मैसेज ये सामने आया है और अमेरिका से बातचीत पर ये सख्त मैसेज देखने को मिला है। अली लारिजानी बोले हैं कि यूएस से कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अमेरिका इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं होम मिनिस्ट्री ने सभी रियासतों को खत लिखा है। भारत में हो रहे मुजाहिरों को लेकर आगाह किया। भारत में कई जगहों पर हो रहे हैं एहतजाज, लॉ एंड ऑर्डर पर नजर बनाए रखने का हुक्म दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री ने सभी रियासतों को खत लिखा है। भारत में जो मुजाहिरे हो रहे हैं उसको लेकर आगाह किया गया है। भारत में कई जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है। खामेनेई की शहादत के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखने की बात यहां पर कही गई है होम मिनिस्ट्री के जरिए, क्योंकि तमाम रियासतों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और एहतजाज यहां पर किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एहतजाज जारी है, तो वहीं लखनऊ में भी हम देख रहे हैं किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। कश्मीर, लद्दाख और यूपी में बड़ी तादाद में मुजाहिरे जारी हैं। हैदराबाद में भी निकाला गया मार्च, फर्रुखाबाद में भी जुलूस निकाला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये मार्च निकाला गया है, संभल में भी कैंडल मार्च निकाला गया है। तो मुल्क के अलग अलग इलाकों में मार्च निकाला जा रहा है। कश्मीर, लद्दाख, यूपी और हैदराबाद में भी मार्च निकाला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मार्च निकाला गया और खामेनेई को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैंडल मार्च भी कई जगहों पर हमें देखने को मिला है। तो अब इस जंग में आने वाले दिनों में क्या कुछ खास रहता है और कितना असर इसका पड़ता है पूरी दुनिया पर और ख़ासतौर से हिंदुस्तान पर, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में इस जंग के मद्देनज़र, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और सुहेल काज़मी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। संजीव श्रीवास्तव जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। खामेनेई की शहादत के बाद हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और माहौल भी हर जगह देखिए कशीदा बना हुआ है। अब भले ही ये जंग आने वाले दिनों में लंबी चले, लेकिन इसके जो असरात हैं ये हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो अब हमें दिखाई भी देने लग गया है। देखिए, वर्तमान समय में चूंकि अभी भी युद्ध की स्थिति है और युद्ध चल रहा है, अटैक्स और काउंटर अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में जो इसका जो असर है वो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पे निसंदेह पड़ना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधाएं इस समय दिखाई दे रही हैं उससे जो ऑयल की जो सप्लाईज हैं और जो आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का जो 20% का जो ऑयल का जो ट्रेड है वो होता है। और अगर भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हमारा जो 50% का जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है और 50 से 80% तक का जो गैस का जो इंपोर्ट है वो इस रूट से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। तो ऐसे में ये जो स्थिति अगर इसी तरीके की वोलेटाइल बनी रहती है तो इससे एनर्जी सप्लाई चेन्स पे नकारात्मक असर पड़ेगा और उसका जो असर है वो ऑलरेडी जो ऑयल के प्राइसेस पे दिख रहा है, या अगर आप शेयर मार्केट में भी देखें तो इसके ऊपर एक वोलेटिलिटी वहां पे बनी हुई है, गिरावट है। तो ये जो स्थितियां हैं वो अभी आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच तक बनी रह सकती हैं, क्योंकि युद्ध अभी भी चल रहा है और हालांकि इसका जो समाधान है वो
और डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ अगर कदम बढ़ाए जाएंगे तो ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर थे, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एलिमिनेट कर दिया है, टॉप लीडरशिप को भी एलिमिनेट किया है, और अमेरिका और इजराइल का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और ये जो युद्ध है, और वहीं जो रिमेनिंग जो लीडरशिप ईरान की इस्लामिक रिजीम की है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, वर्तमान की जो इस्लामिक रिजीम की लीडरशिप है, वो मिडिल ईस्ट रीजन के ही राष्ट्रों को अब उन्होंने टारगेट करना जिस तरह से शुरू किया है, सऊदी अरबिया, यूएई के साथ साथ उन्होंने कतर और ओमान जैसे राष्ट्रों के ऊपर भी मिसाइलें जिस तरह से वो लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे में ये स्थिति ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो ये बेहतर ये होगा कि जो वर्तमान की जो लीडरशिप है वो अपने कदमों पर थोड़ा लगाम लगाए, अपने सेंटिमेंट्स पर लगाम लगाए, और वो किसी तरीके के डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऊपर ध्यान दें। देखिए पूरी दुनिया पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में भी गिरावट आज दर्ज की गई है। सुहेल काज़मी साहब, हमने देखा सोने चांदी के दामों में भी इजाफा हुआ है, कच्चे तेल के दामों में भी इजाफा हुआ है। इसी चीज का असर है ये, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी बंद कर दिया गया है, और कब तक बंद रहता है ये नहीं पता, तो तब तक यही हालात कायम रहेंगे। बिल्कुल मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी। दूसरा ये बिल्कुल ठीक कहा श्रीवास्तव साहब ने कि ये चीजें जो है सीधा हिट करेंगे, आपके डाइनिंग टेबल्स पे आ जाएंगी कि जो चीज एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो मुझे लगता है 1000 टाइम बढ़ जाती हैं जब ऐसा वक्त आ जाता है जहां हर तरफ, अब हम बोलते हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 होनी है, वर्ल्ड वॉर, मैं ये समझता हूँ वर्ल्ड एट वॉर है, हर तरफ बारूद ही बारूद है, हर तरफ मिसाइल ही मिसाइल है। तो तकरीबन वही स्थिति है जो हम वर्ल्ड वॉर में देखते रहे हैं। लेकिन यह है कि अब जो अमेरिका के जो बयान आना शुरू हो गए, मुझे लगता है कि वो अब समझ चुका है कि दुनिया बड़ी इस वक्त अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, और कुछ ना कुछ देखिए उन्होंने जो करना था, जो वो चाहते थे रजीम चेंज करने का उनका बहुत देर से मंसूबा था, अब वो कामयाब होते या नहीं होते, लेकिन टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करके कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिया है। दूसरा ये है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना है ईरान को। ईरान का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है अपने मुल्क के हिसाब से, और इतने जो 7-8 मुल्कों में जहां जहां यूएस बेसिस थे, जहां जहां उन्होंने अटैक किया, तो ईरान का भी जो मंसूबा था कुछ हद तक उन्होंने भी अपना टारगेट अचीव किया है, डिस्पाइट नोइंगली कि वो बहुत वीक हैं ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे। लेकिन वो जुर्रत, वो हिम्मत और वो खामनेई साहब का जो विजन था वो उन्होंने सामने रख दिया है। और मैं समझता हूं उनकी हलाकत के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरानियन जो हैं वो मुझे लगता है 20 साल के जवान हो गए उन 87-80 ईयर ओल्ड इंसान की शहादत के बाद। तो उनका माइंडसेट भी बिल्कुल मरो या मरने वाला है, वो पीछे हटने वाले नहीं है। जज्बाती लोग हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूं कोई बीच का रास्ता अगर निकलता है, कोई ऐसे ग्लोबल लीडर जो बुद्धिजीवी हैं वो बीच में आते हैं, और वो सिर्फ अमेरिका करेगा क्योंकि वो जानता है इसकी रिपरकशन जो है, अमेरिका के लोग भी सड़कों पे हैं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ है, अमेरिका के जो बाकी जो सीनियर जो एक्स प्रेसिडेंट्स है वो उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इजराइल का भी बुरा हाल है, अपना लोग बिल्कुल अगेंस्ट है नेतन्याहू के और नेतन्याहू की सरकार के। तो मैं समझता हूँ बीच का रास्ता कोई ना कोई निकलेगा, नहीं तो बहुत सी चीजें जो है वो खराब होती जाएंगी। बिल्कुल बीच का रास्ता निकालने की जरूरत तो है, लेकिन ईरान का रुख देखते हुए ये कतई नहीं लग रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर अब किसी तरह की नेगोशिएशन की मंजूरी देगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये बयान भी ईरान की तरफ से आया है कि किसी कीमत पर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे अमेरिका से, और अमेरिका और इजराइल को भुगतना ही पड़ेगा जो उन्होंने किया है। संजीव श्रीवास्तव जी, तो ऐसे में क्या कुछ चांसेस हैं, क्या हालात बेहतर हो सके, क्योंकि ईरान तो अब किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, ना ये जंग रोकने के मूड में दिख रहा है। नहीं, ये अभी इस समय चूंकि एक मातम का वहां पे वातावरण है, और अयातुल्लाह खामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे में जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो समझे जा सकते हैं। लेकिन ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है और टॉप लीडरशिप को लगातार अमेरिका टारगेट कर रहा है, और कल भी हमने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान देखा, एक बार फिर से उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, और उसमें जो ईरान की जो लीडरशिप को उन्होंने ये कहा है कि आप ये जो कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दें। उन्होंने सरेंडर की बात कही है, और लेकिन ये भी कहा है कि यदि इसके लिए तैयार नहीं हुए तो फिर डेथ भी सर्टेन है।
सर्टेन डेथ जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया है। तो ये जो अमेरिका का रुख बहुत ही ज्यादा सख्त है और अमेरिका की जो माइट है वो ईरान की तुलना में ओवरवेलमिंग है। अमेरिका जो एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है उनको भी ट्रैक कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अयतुल्ला खामनाई को और अन्य टॉप लीडर जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम के थे उनको वो लगातार ट्रैक कर रहे थे, उनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उनको हिट किया और एक साथ ही सभी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो रिमेनिंग लीडरशिप है उसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ये होगा कि वो अपने जो वर्तमान के जो सेंटिमेंट्स पे एक लगाम लगाने का कार्य करें और कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स उठाएं। अपने जो अन्य मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको टारगेट करना, उनको बंद करना होगा, क्योंकि इससे वो ईरान फर्दर आइसोलेट होगा। अभी आप देखिए तो ईरान के एक आइसोलेटेड स्थिति में दिखाई देता है, और ओमान जैसा राष्ट्र जो कि इस पूरे अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर रहा था, वहां पर भी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्रों के ऊपर भी मिसाइलें ईरान ने लॉन्च की हैं, और कतार जैसा राष्ट्र जिसके कि सभी के साथ एक मित्रवत संबंध रहते हैं। कतार अपनी मित्रता के लिए जाना जाता है, सभी, चाहे वो ईरान के साथ हो चाहे वो सऊदी अरबिया के साथ हो, सभी के साथ अच्छे संबंध ईरान के हैं। ईरान अपने मीडिएशन के एफर्ट्स के लिए पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में विख्यात है। तो ऐसे कतर जैसे राष्ट्र के ऊपर दोहा पे आप यदि मिसाइल्स दागेंगे, उनके होटल्स को, उनके, और यूएई दुबई में मिसाइल लॉन्च करने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तो ये जो बेतहाशा तरीके से जो अभी ईरानियन इस्लामिक रिजीम जो आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, जो इमोशंस वो व्यवहार कर रही है, उसके ऊपर उसको लगाम लगाने की आवश्यकता है, और एक डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। जो घटनाक्रम अभी तक हो चुके हैं उससे आगे हट करके अब नेक्स्ट स्टेप पे और जो नेक्स्ट बेस्ट क्या हो सकता है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। लेकिन यदि वो इस तरीके का एडमेंट रुख अपनाएंगे और कन्फ्रंटेशनल रुख अपनाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कल ही हमने देखा कि B-2 बॉम्बर्स फिर से एक बार एक्टिव हुए हैं, और वही B-2 बॉम्बर्स हैं जिन्होंने की इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे, जिसमें कि अयतुल्ला खामनेई की मृत्यु हो गई थी। तो पूरी कन्फ्रंटेशन का रास्ता और अधिक डिवास्टेशन और अधिक विनाश पैदा करेगा। और ये देखिए, ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं और यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर भी अटैक किया है। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है कि उस पर अटैक हुआ है, तो कहा जा सकता है कि ईरान की तरफ से हमले अभी जारी रहने वाले हैं। सुहेल काज़मी साहब, लेकिन ये भी सच है कि ईरान उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, हम कहें, जितना अमेरिका है। सुपर पावर है अमेरिका। भले ही हम प्रैक्टिकली देखें तो ईरान को ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर ये लड़ाई लंबी खिंचेगी तो। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, लेकिन ईरान देखिए एक पीस लविंग कंट्री है, उसकी एक अपनी सभ्यता है, एक अपना एसेंस है, 5000 साल पुराना मुल्क है, और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे देखिए 79 ऑनवर्ड्स इस्लामिक एक रजीम वहां चल रही है, और ट्रंप या उससे पहले भी जितने सक्सेस थे कोशिश करते रहे हैं वन वे और द अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, के ईरान को हिट किया जाए, ईरान को सैंक्शंस लगाई है। ईरान फिर भी उनको प्रॉब्लम यह है कि ईरान फल फूल क्यों रहा है, डिस्पाइट सब इतनी सैंक्शंस, इतने टैरिफ्स लगाने के बावजूद भी ईरान आगे क्यों चल रहा है। ये अमेरिका को प्रॉब्लम सिर्फ ईरान से नहीं है, भारत से भी कल होगी। भारत भी एक फलता फूलता मुल्क है और आगे बढ़ रहा है। ईरान तो एक एग्जाम्पल है जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ज्यादा बड़ा रोल जो है अमेरिका का बन जाता है, क्योंकि इसराइल का जो डायरेक्टर है, जो भी कुछ इसराइल करता है उसकी डायरेक्शन होती है कि वो अमेरिका की डायरेक्शन पे काम करता है। लेकिन जो सूरत हाल अमेरिका में भी इरप्ट हो रही है, इसराइल में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, बाकी ममालिक में हो रही है, जो 8 कंट्रीज में जहां जहां हिट किया वो जो बेसिस थे अमेरिका के, मुझे लगता है कि अमेरिका अगर अपनी साख को और मजबूत रखना चाहता है एज ए एल्डर ब्रदर और बड़ा नेशन होने के बलबूते पे, तो वो अपनी साख को तभी बचा सकता है किसी न किसी को बीच में डाल के मीडिएशन की एक कार्रवाई जो है उसको शुरू करे, ताकि एक अच्छा साजगार माहौल जो है आने वाले दिनों में, नहीं तो ये आने वाले दिन जो है पूरी दुनिया के लिए, एक कंट्री या दो छोटी मुल्क या बड़े मुल्क के लिए नहीं, ये मुसीबतें पूरी दुनिया के लिए बढ़ेंगी और हम सब रिसेशन के दौर से गुजरना हमको पड़ सकता है। मैं समझता हूँ बोथ वे प्रोसेस जो है डिप्लोमेसी का वो शुरू होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन सीरियस ग्लोबल लीडर्स को बीच में डालना चाहिए, ताकि कोई ना कोई बातचीत की जो रास्ते हैं वो हमवार हो सके।
बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका जो चाहता है उसे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसका एग्जाम्पल ये हमने अभी देखा भी है। संजीव श्रीवास्तव जी, तो जो हम अरबिक कंट्रीज की अगर बात करें, वो भी यहाँ पर ईरान का साथ देती हुई नहीं दिख रही है, वो अमेरिका के साथ ही यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि वो भी अपना मफाद यहाँ देख रही है। अगर वो तमाम मुल्क एकजुट हो जाते हैं तो क्या अमेरिका से हम लड़ने में या फिर अपने आप को मजबूत करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, अभी जो ईरान की जो लीडरशिप का जो बिहेवियर है, उसकी अगर वो ऐसे ही बना रहा तो ऐसे में वो जो सपोर्ट यदि एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि वो जो अन्य जो राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट रीजन के, वेस्ट एशिया के, वो अमेरिका और इजराइल की तरफ ही ज्यादा खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान आइसोलेटेड दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि ईरान को अपनी अप्रोचेज में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और ईरान को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी के संकेत देने की और उसकी तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमले इत्यादि वो कर रहे हैं जो अन्य मुस्लिम राष्ट्रों पर, उनको रोकने की आवश्यकता है। वो न करे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर ये जो आइसोलेशन है वो और अधिक बढ़ता जाएगा, और जो सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन जैसे जो राष्ट्र हैं वो और अधिक अमेरिका और इजराइल के ही पास जाते नजर आएंगे। और ऐसे में ईरान की जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो उसके लिए बहुत ही दिन आगे के बहुत भारी हो सकते हैं, उसके लिए और भी बड़े खतरे बढ़ सकते हैं। और ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि उनके लिए बेहद खतरनाक आगे आने वाले समय में हो सकती है। उनकी लीडरशिप को अमेरिका वाइप आउट ऑलरेडी एक टॉप लीडरशिप को कर चुका है, और उसके बाद जो रिमेनिंग लीडरशिप है उसको भी वो वाइप आउट करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है उसको, उसमें एक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि एक जो लीडरशिप, एक जो डायलॉग और डिप्लोमेसी को करने की आवश्यकता है, और दोनों ही पक्षों को डी एस्केलेशन के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बार बार इस बात को कहा भी है, और हम सभी इस बात को लगातार कहते हैं कि जो संवाद है, जो डायलॉग है, वही किसी भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन निकाल सकता है। युद्ध के मैदान पर कन्फ्रंटेशन का रास्ता अख्तियार करके आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। और ये जो अभी तक जो हुआ है, और जाहिर है कि इसके पहले ही अगर सहमति बन जाती, जो डायलॉग की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो ओमान में और जिनेवा में जो बातचीत 2 दौर की चली, जाहिर है कि वो एक अवसर था, लेकिन उसमें कोई दुर्भाग्य से कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम आ नहीं पाया, और कन्फ्रंटेशन और का जो रुख है वो बना रहा, और एक एडामेंट रुख बना रहा। तो ऐसे में ये जो स्थिति है आज एक युद्ध के रूप में परिणित हो गई है। लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी के जो रास्ते कभी बंद नहीं होते, ये बात भी अपनी जगह उतनी सच है, और अभी भी शांति स्थापित की जा सकती है। और इसके लिए मेरा मानना है कि दोनों ही पक्षों को डी एस्केलेशन की तरफ अगर वो बढ़ते हैं और इस तरीके की विजडम प्रिवेल करती है तो अच्छा होगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि उद्देश्य इस तरीके की स्थितियों को डील करने के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मैंडेट के साथ ये बनाया गया था, वो अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में विफल बार बार साबित होता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई, लेकिन उसमें सिर्फ शब्दों का खेल हुआ, उसका कोई ज्यादा कोई इंटरवेंशन नहीं आ पाया, और ये जो यूएन संस्था है वो पूरी तरह से साइडलाइन कर दी जाती है। लेकिन इसमें जैसे कि काजमी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि विश्व के जो नेता हैं और अनेक जो राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, यदि वो इस स्थितियों में कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेते हुए दोनों ही पक्षों के साथ संपर्क करें और उनको इस साथ में लाने की प्रयास करें, तो ये ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। बिल्कुल, एक दूसरे का साथ अगर देंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, उसे देखते हुए लग रहा है कि मुस्तकबिल में जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई ही फिलहाल नजर आ रही है। सुहेल काज़मी साहब, यूएन का ऐसे में क्या रोल हो सकता है? जैसे कि अभी संजीव जी ने भी कहा है कि एक बार फिर यूएन की तरफ से इतना बेहतर रवैया हमें देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर कितना अहम भूमिका वो निभा सकता है अगर हालात नॉर्मलाइज करने होंगे तो? बिल्कुल संजीव जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, यूएन का जो अपना एक रोल था, हमेशा रहा है,
वो कहीं डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। और वहां टॉक्स चल रही थी, ईरान भी उसमें भागीदार थे, उनके भी जो प्रवक्ता थे वहां बैठे हुए थे, और यहाँ आपने इजराइल के थ्रू वहां आपने अटैक करवाना शुरू किया। ये कोई जंगों के लवाजमात नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मुझे भी 30-35 साल से इस प्रोफेशन में हो गए हैं, तो मैंने देखा नहीं, हर जंग के हर कंफ्लिक्ट के भी कुछ अपने तरीकाकार होते हैं, और उन तरीकाकार की भी एक लिमिटेशंस होती है। आपने सब बैरियर्स को तोड़ दिया, सब चीजों को तोड़ दिया। आपने इजराइल और गाजा में भी देखा क्या हो रहा है। ऐसी जंगें हमने देखी नहीं है, ना सुनी है, ना पढ़ी है। पुरानी जितनी भी हिस्ट्री है तो आप जरा पढ़िए आप, तो आपको दिखेगा नहीं। तो हर एक दूसरे मुल्क का जो संजीदा मुल्क होता है, जो नहीं चाहता है कहीं भी कंफ्लिक्ट हो ताकि दुनिया अमन अमान से चले, वो हमेशा इंटरवीन करते थे मीडिएशन के लिए और बीच में बातचीत के लिए। बातचीत का जब तक रास्ता आप नहीं खोलेंगे कहीं भी, किसी घर में, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में, या आज अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ 2 मुल्क इन्वॉल्व नहीं होते हैं वॉर में 2 मुल्कों की जंग में 10 मुल्क जो है वो तबाह होते हैं, 50 मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो शटर होती है। तो सारी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो इन चीजों को देखते हुए, और हर मुल्क न्यूक्लियर पावर है, हर मुल्क के पास क्या है, ये ट्रंप ही सिखा रहा है सबको कि अपना मुल्क सबसे पहले देखिए, अपना पैसा, अपनी वेल्थ, अपना वजूद, अपनी टांगे मजबूत कीजिए। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब मतलब की दोस्ती है, जिससे जो मतलब मुल्क को निकलता है वो चलिए। ऐसी दुनिया देखी नहीं थी पहले, जो पिछले 5-10 सालों से हम देख रहे हैं। अब उन हालातों में भी आपको डिप्लोमेसी से काम करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी जिंदा रहे, सब चीजें सामान्य तौर पे चले, उसके लिए कोशिशें जो है हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन यह है कि जो जिस तरह के सिनेरियो बन रहा है बिना बातचीत के, और वो भी बड़े सीरियस जो प्लेयर्स हैं वो बातचीत शुरू करें, वो इनिशिएट करें, बहुत सी चीजों को साइडलाइन करके, छोटे छोटे पिटी बेनिफिट्स को छोड़ के वो बातचीत करें, ताकि ये चीजें आगे ना बढ़े, ये तबाही आगे ना पड़े, और दुनिया खत्म होने के कंगार पे कहीं ना आ जाए। बिल्कुल, देखिए सबको मिलकर ही कोई अहम कदम उठाना होगा, और सिर्फ अपना फायदा ना देखते हुए इक्विवेलेंट तरीके से ही सोचना चाहिए कि हमें सबको साथ में लेकर कैसे चलना है। ये बहुत अहम है। संजीव जी, एक आखिरी सवाल ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी ट्रंप ने ये साफ किया है कि ये लड़ाई 4 से 5 हफ्ते और चल सकती है, तो क्या लगता है, क्या ये लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी, या फिर अब ईरान के बस में है कि वो आने वाले दिनों में इस लड़ाई को इतना ज्यादा खींच सके कि वो अपना पूरा बदला कर सके? क्योंकि बार बार ईरान की तरफ से यही बयान सामने आ रहा है कि वो बख्शेंगे नहीं अमेरिका और इजराइल को। देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी, और क्योंकि ईरान के पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि जिसकी की वजह से वो बहुत लंबे युद्ध में जा सके। और यदि इसकी तुलना में थोड़ा मैं रशिया यूक्रेन युद्ध से करूं, तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो 4 वर्षों से ज्यादा लंबे समय का हो चुका है, और ये लगातार जारी है। लेकिन जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। और यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके अमेरिका और नेटो बंदूकें चलाते हैं, और वहीं रशिया भी महाशक्ति है और रशिया भी झुकने को तैयार नहीं है। और ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है वो महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा एक अंतर है। एक तरफ तो वो सुपर पावर है, और उसके साथ जो इजराइल एक शक्तिशाली राष्ट्र है जिसके पास टेक्नोलॉजी और बहुत ही जबरदस्त रिसोर्सेस भी हैं अमेरिका के ही दिए हुए। तो वो दोनों का कंबाइन एक बहुत ही ओवरवेलमिंग, जिसको कहते हैं, मिलिट्री माइट अमेरिका की है। और एक महाशक्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान, जो कि एक आइसोलेटेड स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ईरान सस्टेन नहीं कर सकता, और ईरान को भी वहाँ की जो लीडरशिप को बातचीत के लिए आना ही होगा। अभी जो सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को गंवा दिया है, अयतुल्ला खामनाई को ही गंवा दिया है। तो ऐसे में वो इमोशन समझे जा सकते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, जो रिटेलिएशन जो ईरान का है, वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे समय तक कर पाएगा। और ऐसे में डायलॉग और डिप्लोमेसी पे आना ही होगा। और ये, लेकिन इस प्रक्रिया में हफ्ते से 2 हफ्ते तक का समय अवश्य लग सकता है। बिल्कुल, अब देखिए कब तक हालात बेहतर होने के लिए कोई पहल यहाँ पर रखी जाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।